नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट की। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में बारिश से लोगों का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नक्सल प्रभावित इलाके जगदलपुर और कोलेंग रास्ते पर एक नदी को लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। कहीं लोग पेड़ की मोटी टहनी का सहारा लेते दिखाई दिए तो कहीं लोहे के एंगल की मदद से उफनती नदी को पार करते दिखे। मध्य प्रदेश में पन्ना के बाईपास के पास बृहस्पति कुंड के प्राकृतिक झरनों का क्रेज लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। भारी बारिश के बाद यहां लोग आ रहे हैं और नहाने के साथ साथ सेल्फी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नीट और जेईई की परीक्षा करवाने के फैसले का जोरदार विरोध किया गया। राजभवन के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान की स्कूल फीस मांगे जाने पर अभिभावकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। अभिभावकों ने डीएम ऑफिस का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद किया। महाराष्ट्र की सीमा के पास सरीगम इलाके में पेंट बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में गोंडा के लोढ़िया घाट गांव में लोगों ने एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़ लिया। चोर ने खुद को बचाने के लिए भागने की खूब कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में जमा ग्रामीणों ने उसे भागने नहीं दिया। लोग चोर पर लाठी डंडे और लात घूंसे बरसाते रहे, जिससे वो अधमरा हो गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में किसानों को खाद की किल्लत हो रही है, जिसका जोरदार विरोध किया गया। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और डीएम ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बदल दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को सुलझाने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों को खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिससे मौके पर हंगामा और अफरा तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टोटल लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आई। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को बिना मास्क के पकड़ लिया, जिसके बाद युवक अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। युवक ने अधिकारियों से कई बार उसे छोड़ देने का आग्रह किया, लेकिन उसे जबरन जिप्सी में डाल दिया गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का एक चार्टर्ड प्लेन को उड़ाने का शानदार वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देते हैं और प्लेन को उड़ाते दिख रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक दरोगा कुछ लोगों के पीछे पिस्टल लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां दो पक्षों में एक प्लॉट को लेकर बवाल हो गया था, जिसके बाद प्लॉट के विवाद में हालात यहां तक पहुंच गए कि दरोगा प्रदीप कुमार यादव को अपनी पिस्टल निकालकर वहां मौजूद लोगों के पीछे दौड़ना पड़ा और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि दरोगा की ओर से फायरिंग नहीं करने का दावा किया गया, लेकिन वीडियो में गोली चलने की आवाज साफ सुनाई दी। वीडियो में एक तरफ दिखा कि दरोगा पिस्टल दिखाकर लोगों से भिड़ गए और फायरिंग करते हुए वहां से भाग खड़े हुए, तो दूसरी ओर एक और पुलिस वाला बंदूक लेकर लोगों को डराकर खुद की जान बचाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि वहां मौजूद एक लड़की उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती दिखाई दी। इसके बाद वीडियो तो बंद हो गया, लेकिन पुलिस का दावा है कि एक प्लॉट की शिकायत पर मामला सुलझाने जब वो पहुंची तो एक पक्ष ने अभद्रता और हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद पथराव शुरू कर दिया।
जिसमें पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। लिहाजा पुलिस ने बंदूक दिखाकर लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। उनको समझाने का प्रयास किया, ये नहीं माने और उन्होंने ढीली तस्लीम कर ली। उसके बाद हमारे साथ हाथापाई हुई। दरअसल फिरोजाबाद के पेमेश्वर गेट में रमाकांत उपाध्याय और नरेश बघेल के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। दरोगा ने दावा किया कि बघेल पक्ष के लोगों ने उसके साथ अभद्रता और फायरिंग की, जिसके आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने के लिए सियासी घमासान आज और तेज हो गया। सरकार दोनों परीक्षाओं को सितंबर में कराने के लिए कमर कस चुकी है, तो विपक्ष भी कोरोना काल में परीक्षाएं टाल देने की मांग पर अड़ गया है। इस मुद्दे पर दिल्ली से जयपुर और लखनऊ तक जबरदस्त हंगामा हुआ है। कहीं कांग्रेस तो कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। लेकिन लखनऊ में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब समझाने पर नहीं हटे तो मजबूरी में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की लाठियां ताबड़तोड़ चली। हालांकि इसके बावजूद भी राजभवन के सामने धरना दे रहे कार्यकर्ताओं को हटाना पुलिस के लिए मुश्किल काम साबित हुआ। आखिरकार पुलिस ने उन्हें टांग कर हटाने का तरीका अपनाया। राजभवन के सामने परीक्षाएं टालने की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जब पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती बस में बिठा दिया, तब भी उनका हंगामा जारी रहा। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना महामारी की वजह से परीक्षाएं टाल देने की मांग करने वाले ये कार्यकर्ता खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। उनके चेहरों पर मास्क तक नजर नहीं आया। बहरहाल नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने की मांग के साथ समाजवादी पार्टी खुलकर दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ खड़ी हो गई। उधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। मंत्रालय के सामने शव यात्रा निकाली गई और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यहां भी सुरक्षा बल के जवान और पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। कुछ कार्यकर्ताओं को वहां से टांग कर हटाया गया तो कुछ को हटाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी। कई बार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की नौबत आ गई। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट और जी परीक्षा को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जेईई और नीट का मुद्दा एक ऐसा है जब देश के अंदर 3 से 4 राज्य बाढ़ से पूर्ण तरीके से ग्रस्त है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। आप 16 लाख बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपना एग्जाम अपने सेंटर में दें। इसीलिए आज हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री के ठीक बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देश में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं किया गया है, तो स्टूडेंट किस तरीके से एग्जाम देने जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा चिंता का विषय स्टूडेंट्स का तो है ही है, उनके माता पिता जो घर पर हैं उनका ये पूछना है कि कल को अगर उनके बेटा या बेटी एग्जाम देने जाता है और वो संक्रमण होकर वापस आता है, घर पे उनके बुजुर्ग माता पिता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। इसी तरह जयपुर में भी एनएसयूआई ने मोर्चा खोला। जबरदस्त नारेबाजी के साथ दोनों परीक्षाएं टाल देने की मांग की गई और केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। नीट और जेईई मेंस परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी भी मोर्चा बना चुकी हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी इनके साथ है। जहाँ तक नीट और जी इम्तिहानों का सवाल है तो छात्रों की मांग है कि इन्हें जो है अभी पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की स्थिति रही उसमें ये मौका उचित नहीं है कि उनको एग्जाम्स कराए जाए। यही बात राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में उठाई थी और इसका सोनिया जी ने इस चीज़ को टेकअप किया है कि भाई छात्रों का ध्यान में रखना चाहिए, युवाओं का ध्यान में रखना चाहिए। छात्र पूरे देश में आंदोलित हैं इसको लेकर। लेकिन ये समय नहीं है आपसी राजनीति करने का, ना पक्ष को ना विपक्ष को। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी को रिस्क पे डाला जाता है, तो विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं तो केंद्र सरकार से ही फिर से आग्रह करूंगी कि इतना अहंकार ना दिखाएं, लाखों स्टूडेंट्स की आवाज को सुने और एग्जाम को पोस्टपोन करें या कैंसिल करें। हर साल अप्रैल और मई में होने वाली नीट और जेईई की परीक्षा इस साल कोरोना की वजह से 2 बार पहले ही टल चुकी है। अब 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है, जिसके लिए 15,97,000 छात्र रजिस्टर्ड हैं, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं और एनटीए ने महामारी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं और सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
SOP, अब उसमें बेहतर गाइडलाइन दी हैं, बहुत सशक्त गाइडलाइन दी हैं। बाकायदा आप निश्चिंत हो करके और उस परीक्षा को आप दीजिए। मुझे भरोसा है कि आपका एक वर्ष खराब नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बर्बाद नहीं किया जा सकता है वर्ष, क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी है कि यदि एक बार भी स्थगित होगा तो 2.5-3 महीने पीछे फिर मूल्यांकन होगा, फिर प्रवेश होगा, का मतलब एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और ममता बनर्जी के तेवर को देखते हुए साफ है कि अभी इस मुद्दे पर जमकर सियासत होनी है। पूरे देश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। आम क्या खास क्या, किसी को भी कोरोना बख्शने के मूड में नहीं है, बस सावधानी ही बचाव है, क्योंकि वैक्सीन बनाने का काम अभी चालू है। खैर, कोरोना की पहुंच अब अंडमान निकोबार के पूर्वी द्वीप समूह की एक दुर्लभ जनजाति तक भी हो गई है। यहां इस जनजाति के 4 लोग कोविड से संक्रमित हो गए हैं। इन लोगों में से 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 2 को कोविड सेंटर में आइसोलेट किया गया है। दरअसल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इस दुर्लभ जनजाति का नाम ग्रेट अंडमानीज है, जिसकी आबादी मात्र 53 है, यानी कि सिर्फ 53 लोग ही बचे हैं। इनमें भी 4 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। असल में ये लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक रिहायशी आइलैंड के निवासी हैं। ग्रेट अंडमानीज नाम की जिस जनजाति के लोग कोविड की चपेट में आए हैं, उसके हजारों लोगों की ब्रिटिश राज में हत्या हो चुकी है। इसके अलावा इस जनजाति के कई लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी इलाके में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 2985 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहां पर पहला केस जून महीने में रिपोर्ट किया गया था। उधर देश में कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.83% रह गई है। इस बीच देश में करीब 4 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट भी हुआ है। वहीं देश में एक दिन में कोविड-19 के 75,760 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 33,10,234 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटों में 1023 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है और मृतकों का कुल आंकड़ा अब 60,472 हो गया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जितने भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात की और नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया। पटनायक ने बताया कि राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हिंसा के प्रमुख आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद के रूप में नगर निगम की सदस्यता खत्म कर दी गई है। ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म करने के लिए निगम की बैठकों में उसके लगातार भाग न लेने को आधार बनाया गया है। हरियाणा के कैथल में हुक्का पीने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यहां हुक्के का कारोबार परवान चढ़ने लगा है। सिर्फ कैथल शहर में ही 30 से ज्यादा दुकानें तंबाकू और हुक्के की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत दिए हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पिता बनने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर करके दी। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, और फिर हम 3 होंगे, जनवरी 2021 में आ रहा है। शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 39 अंकों की उछाल के साथ 39,113 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 9 अंक चढ़कर 11,559 पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में देवी लक्ष्मी के लिए पूजा अनुष्ठान करने गए पुरोहितों को यजमान ने ही चूना लगा दिया। अनुष्ठान के बाद 40 पुरोहितों को 9 लाख रुपए मिलने थे, जो मिले भी, लेकिन जब नोट के बंडल खुले तो पंडितों के तोते उड़ गए, क्योंकि सभी नोट चूरन वाले थे, जिन पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ था। भारतीय मनोरंजन बैंक के बेशुमार नोटों ने न सिर्फ पुरोहितों को बल्कि पुलिस को भी एक बड़ी टेंशन दे दी। नोट बेशक बच्चों के खेलने वाले थे, लेकिन पुलिस वालों को बैठकर बाकायदा उनकी गिनती करनी पड़ी। नोटों का कायदे से बंडल बनाना पड़ा और उसका ब्यौरा भी पुलिस की डायरी में दर्ज करना पड़ा। बोलचाल की भाषा में जिसे चूरन वाले या खेलने वाले नोट कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करके एक महिला ने बड़ा खेल कर दिया और 40 पुरोहितों का करीब 5.5 लाख रुपया गोल कर दिया।
जी हमारे साथ में सभी ब्राह्मणों को हम लेकर के अनुष्ठान कराने के लिए यहाँ पे आए थे। 9 दिवसीय अनुष्ठान था। 9 दिवसीय अनुष्ठान में पूर्णाहुति के तत्पश्चात हमको विदाई के रूप में इन्होंने 5.5 लाख रुपया दिया, 5,53,000। ठीक है। जब हम लोग उसको एक पन्नी में, रेड कलर की पन्नी में रख करके हमारे पास लेकर के आई, दे दी। उसके बाद में जब हम लोग बांटने चले, उसको देखने चले, पैसा जब खोले तो थोड़ा मध्याह्न काल का समय था, मतलब प्रभात काल का 4 बार बज रहे थे, तो ज़्यादा उसी समय मतलब भीड़ भाड़ भी थी, आपस में सब लोग थे, तो इसी कारण से ज़्यादा हम लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुए कि हम वहीं पर लाओ, अलग करके पैसा देख लें या रख लें। हमने कहा भाई ओरिजिनल हो गए पैसे, तो हम पन्नी सहित ले आए। गुलाबी पन्नी पड़ी हुई है वहाँ पे, उसी में पैसा था। हमने पन्नी को खोला, देखा तो उसमें नकली नोट थे। हम ले लेकिन जब पैकेट में रखे नोट सामने आए तो पुरोहितों का दिल धक से रह गया, क्योंकि सभी नोट चूरन वाले थे। मनोरंजन वाली बैंक जो चूरन की पुड़िया में निकलती है, जिसका साक्ष्य प्रमाण यहाँ के मतलब जो वरिष्ठ अधिकारीगण है उनको दे दिया गया है। असल में गीता भवन में रहने वाली गीता पाठक ने घर में पूजा अनुष्ठान के लिए पुरोहितों को बुलाया था। यह अनुष्ठान धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाना था। 9 दिन की पूजा के लिए सभी पुरोहितों को हर दिन के हिसाब से 2,000 रुपए दिए जाने की बात हुई थी। पूजा 2 दिन और आगे बढ़ गई और इस हिसाब से दक्षिणा करीब 9 लाख रुपए बनी। 11वें दिन गीता पाठक ने मुंह अंधेरे चूरन नोटों के बंडल थमा दिए। बच्चों के खेलने वाले नोट देखने के बाद पुरोहितों का भड़कना लाजमी था, लेकिन उल्टे महिला ने ही उन पर हेराफेरी का आरोप लगा दिया। सीधे साधे पुरोहितों को काटो तो खून नहीं, मोटी दक्षिणा की उम्मीद में ये सभी पुरोहित अपने जिले से दूर भक्ति भाव से पूजा अर्चना में लगे थे। ग्राम गंगापुर, पोस्ट जलालपुर, थाना रुपड़िया, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ तो उनको लेने के देने पड़ गए। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने आते ही कार्रवाई शुरू कर दी। 11 दिन का पूरा इनका नुकसान हुआ है, तो उस हिसाब से इनका 9,02,000 रुपया इनका बन रहा था। तो आज सुबह 4 बजे इन्होंने जो हिसाब पैसा दिया तो पॉलिथीन में लपेट के और कपड़े में लपेट के इन लोगों को दिया। जब ये लोग खोल के अपना हिसाब सब कर रहे तो देखिए उस पर कूपन, 2,000 का कूपन, 500 का कूपन, 200 का कूपन, इस तरह लिखा हुआ था भारतीय मनोरंजन बैंक। तो नकली तो नहीं है, लेकिन जो चूरन वाला नोट है और जो ये कूपन के तौर पर प्रयुक्त होता है वो है ये नोट। क्योंकि चूरन के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और लोग भी मिले हो सकते हैं। आरोपी महिला की भी तलाश की जा रही है, जो पुरोहितों को चूना लगाने के बाद मौके से गायब हो गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन दिनों बाड़मेर के रेडाणा का रण का नजारा समुद्री किनारे जैसे गोवा के बीच जैसा बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि भारी बारिश से इस रण में पानी भर जाने से पूरा इलाका झील सा बन गया है। यही वजह है कि बारिश के बाद रेडाणा का रण में पर्यटकों की आवाजाही का दौर शुरू हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में लोगों को ऐसा बीच जैसा नजारा जो मिल गया है, जहां लोग ठीक वैसे ही एंजॉय करने में जुटे हैं जैसे मुंबई के बीच पर या गोवा के किसी बीच पर मस्ती करने पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, इस बीच जैसे नजारे में राजस्थानी पारंपरिक शैली और फोक सॉन्ग गाते लोग भी दिखाई दिए। दरअसल बाड़मेर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पश्चिमी क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है रेडाणा का रण, जो जायडू और रेडाणा गांव के बीच फैला हुआ है। पुराने समय में यहां नमक की खान हुआ करती थी, लेकिन अब यहां नमक बनाने का काम बंद हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि बरसात के मौसम में पानी भर जाने से इसका नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ की जमीन में खारापन होने से न तो घास उगती है और न ही पेड़ पौधे उगते हैं। लिहाजा बरसात के पानी से एक बार रण भर जाने पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हम खड़े हैं बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांव रेडाणा में, जो फिलहाल कुछ दिनों से मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कई क्षेत्रों के बाड़मेर, जैसलमेर, गुजरात सहित कई अलग भी राज्यों से पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। उनसे कुछ हम पूछना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पे आकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर आके जैसे हम सामान्य लोगों के लिए ऐसे है जैसे ये एक मिनी गोवा है, और बाड़मेर के अंदर ये बहुत अच्छी छाई हुई जगह है और काफ़ी टाइम से अच्छी चल रही है ये जगह। यहाँ पर लोग भी काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए कैसे इस बीच पर लोग ड्रोन कैमरा लेकर पहुंचे, जो काफी ऊंचाई से इसकी विशालता और खूबसूरती को दिखा रहा है। साथ ही बीच माहौल अपने घर में देख इलाके के लोग बाइक और कारों से वहां मस्ती करने लगे और बीच के किनारे रेस भी लगाई।
खैर, सरकार और पर्यटन विभाग अगर इस रण को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करें तो ये रेडाना का रण वाकई खूबसूरत बन सकता है और सरकारी कमाई का जरिया भी। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कभी भी एनसीबी रिया को गिरफ्तार कर सकती है और आज ईडी ने जब पूछताछ की रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से तो क्या निकलकर सामने आया कर दिया। यूट्यूबर धनाश्री वर्मा के वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं। धनाश्री का फिर से एक डांस वीडियो सामने आया है जो खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में धनाश्री सिंगर गुरु रंधावा के साथ स्लोली गाने पर डांस कर रही है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इस बार उन्होंने अपना एक वीडियो कमेंट्री करते हुए शेयर किया है। इस वीडियो में इरफान पठान बंदर को केला खिला रहे हैं। इरफान बंदर को केला फेंकते हैं और वो कैच पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैच छूट जाता है। बंदर कैच छूटने के बाद भाग निकलता है। वहीं बैठा दूसरा बंदर केले को उठा लेता है। बल्लेबाज तैयार, एक बड़ा शॉट लेके बल्ले पे गेंद इतनी अच्छी आई नहीं है, इसी वजह से फील्डर गेंद के नीचे लेकिन गलती कर बैठे, नजरे गेंद पर थी नहीं, इसी वजह से खामियाजा भुगता जिसका फायदा अब दूसरा फील्डर उठाएगा कुछ ही देर में। पंजाबी एक्ट्रेस, सिंगर और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट शहनाज गिल अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती है। एक्ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और अक्सर अपनी फोटो और वीडियो साझा कर फैंस से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में शहनाज गिल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल शहनाज गिल अपने वीडियो में टैटू बनवाती नजर आ रही हैं। तभी उन्हें करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ब्राजील में एक छोटे लड़के ने बहादुरी से ऐसा काम किया है जिसके लिए उसकी खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहां देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे ने स्विमिंग पूल में डूब रहे एक बच्चे की जान बचाई। छोटा लड़का स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगता है। तभी उसके साथ खेल रहा बच्चा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डूब रहे बच्चे को पूल से बाहर खींच लेता है। टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा आए दिन सोशल मीडिया पर अपने हुनर का जादू बिखेरती रहती हैं। जितनी कमाल की उनकी एक्टिंग है उतना ही कमाल उनका डांसिंग स्किल भी है। मोनालिसा ने फिर से अपना एक डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो पंजाबी सॉन्ग पर डांस रिहर्सल कर रही हैं। मोनालिसा का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग मामले की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे एनसीबी के अधिकारी और ईडी के अधिकारियों के बीच अहम बातचीत चल रही है। यानी कि ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हैं। यानी कि ये जॉइंट मीटिंग है इन तीनों जांच एजेंसियों की। माना जा रहा है कि जल्द ही रिया और ड्रग मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की भी पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त प्रीति सोमपुरा जुड़ रही हैं और शिवानी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पहले शिवानी के पास चल रहा हूं। शिवानी, ईडी ने आज ग्रिल किया है, पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से और बैंक भी लेकर गई है। क्या कुछ डिटेल्स इस पूछताछ के बारे में मिली है और बैंक क्यों ले जाया गया इंद्रजीत चक्रवर्ती को? इंद्रजीत को बुलाया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ उनसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है जिसको लेने के लिए ही वो एक्सिस बैंक आ पहुंचे हैं। हालांकि ईडी की जो टीम है, जो एनसीबी की टीम है, उन्हें काफी कुछ पूरे चक्रवर्ती परिवार से पता लगाना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा ये है ईडी द्वारा कि रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, उन्हें सबके सामने रखा जाए। इसको लेकर फिलहाल एक्सिस बैंक को आप पहुंचे हैं जहाँ उनका अकाउंट है जिसकी डिटेल वो शाम से ही निकाल रहे हैं और फिलहाल इंद्रजीत जो है एक्सिस बैंक में ही मौजूद हैं। अब कुछ ही लम्हों में वो जल्द ही बाहर भी आ सकते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसको लेकर उन्हें कल ईडी के दफ्तर जाना होगा और उसे सबमिट करना होगा। शिवानी, संभवतः वही दस्तावेज होंगे जो प्रॉपर्टीज को लेकर जिसको सवाल पहले ईडी ने किए थे। रिया चक्रवर्ती से भी इसी को लेकर सवाल किए थे, जो रायगढ़ में प्रॉपर्टी है, खार में प्रॉपर्टी है और कुछ कंपनीज वगैरह के पेपर्स वगैरह हैं। मुझे लगता है संभवतः ये वही डॉक्यूमेंट्स होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिलहाल जो बात की जाए तो कंपनी में जो इनकी बात की जा रही है फिलहाल
ऐसी डिटेल निकाली जा रही है कि जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी फिलहाल मौजूद हैं इंद्रजीत के साथ इसी बैंक के अंदर, जहाँ पर 3 ऑफिसर जो हैं फिलहाल मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह से उन सारे अकाउंट्स को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, सारे दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं क्या वो सच हैं और उनके कितने लीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं कंपनीज और इन 3 इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, साथ ही साथ जो रिया ने घर खरीदे थे जिसके लोन का वो दावा कर रही हैं, क्या कुछ लोन और ट्रांजैक्शन कंपनी को लेकर ऑफिशियली, पर्सनली और प्रोफेशनली हुए हैं, उन सारी डिटेल्स को खंगालने के लिए ईडी के 3 ऑफिसर्स फिलहाल एक्सिस बैंक में इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज रिया के पिता को दस्तावेज के साथ पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती ने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद ईडी की टीम सीधे उस बैंक में पहुंच गई है जहां इंद्रजीत चक्रवर्ती का खाता और लॉकर है, जहां पर शिवानी हमको अभी अपडेट दे रही थी। इससे पहले उनके घर पर क्या हुआ वो देखिए आप जरा। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा था और यही वो वक्त था जब रिया ने सांता क्रूज पुलिस थाने में कॉल किया और कहा कि हमको सुरक्षा की जरूरत है, हमको मीडिया से सुरक्षा की जरूरत है। ये देखिए, और इसी के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे थे इंद्रजीत चक्रवर्ती, जहां पर पुलिस ने पूछताछ की है, ईडी ने पूछताछ की है और अब डॉक्यूमेंट्स के साथ आने के लिए कहा गया, यानी कि कल फिर से ईडी पूछताछ करेगी इंद्रजीत चक्रवर्ती से। मैं इस वक्त चलूंगा सीधा प्रीति सोमपुरा के पास। प्रीति, अब ये जांच और ज्यादा शार्पन हो गई है, बल्कि ये ट्रायंगुलर जांच हो गई है, क्योंकि अब तीनों एजेंसियां कोऑर्डिनेशन से काम करने की तैयारी कर रही हैं। अभी एक बैठक भी चल रही है सीबीआई, ईडी और एनसीबी के बीच में। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तीनों एजेंसी अब इस केस में शामिल होगी, सीबीआई जो है उसकी आत्महत्या को जुड़े हुए जो है क्या सच है, क्यों उसने आत्महत्या की, उसका सच जानेगी। वहीं दूसरी ओर ईडी जो है वो पैसों की हेरा फेरी जो हुई है अकाउंट्स में उसकी जांच करेगी, साथ में यही देखेगी क्या इसमें हवाला ट्रांजैक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं। और तीसरी एजेंसी भी अब इस पूरे मामले में आ गई, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है जांच शुरू कर दिया। आज उनकी 3 सदस्यों की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची है और उन्होंने जो है ईडी दफ्तर जाके जो है इस केस की छानबीन ली है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इसकी भी छानबीन करेगा कि इस रैकेट में रिया के अलावा कौन कौन थे जिन्होंने ड्रग्स की मांग की थी। जैसे कि सुश्री मिरांडा का नाम था, उनसे भी पूछताछ होगी, श्रुति मोदी से भी पूछताछ होगी और साथ में ही जो है रिया चक्रवर्ती और भी जो लोग जिनको जानती थी जैसे गौरव आर्या, उससे भी पूछताछ होगी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या कल एनसीबी पूछताछ कर सकता है ईडी से, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि शायद समन किया गया रिया को पूछताछ के लिए। आपकी नॉलेज में इस तरह की कोई जानकारी अपडेट कीजिए प्लीज। जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को समन्स इश्यू कर दिया है पूछताछ के लिए। उसकी पूछताछ या तो कल होगी या फिर परसों में होगी। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जो है ईडी के द्वारा भी जो है कल इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके लिए उनको बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई सौविक चक्रवर्ती से कल भी लगातार पूछताछ जारी रखेगी। प्रीति, चूंकि जो आपने व्हाट्सएप चैट, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट जो शेयर किए थे, उन चैट्स में ये साफ तौर पर एक लिंक जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती और जो ड्रग पैडलर हैं उनके बीच बातचीत हो रही है, ड्रग्स के लेन देन को लेकर भी बातचीत हो रही है। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये इस वक्त तय माना जा रहा है कि ड्रग्स मामले में रिया को लेकर किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जैसा कि अभी प्रीति सोमपुरा ने हमको अपडेट किया, वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है और बेहद मुमकिन है कि इस पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए। इस बीच सुशांत के पिता ने पहली बार खुलकर कहा है कि रिया ने मेरे बेटे को मारा है, जहर देकर मारा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं।
और प्रीति सोमपुरा लगातार मेरे साथ बनी हुई है, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं, प्रीति के पास। प्रीति, मैं सब सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त जो जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह के चैट सामने हैं, जिस तरह का एक लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या खतरा है रिया चक्रवर्ती को कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती का जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आया है उससे साफ तौर पे लग रहा है कि उसको गिरफ्तारी उसकी हो सकती है और 2 से 10 साल की सजा जो है इसमें है वो भी उसको हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट आया है और साफ तौर पे जो है रिया का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। हालांकि रिया का ये कहना है कि वो उसने कभी ड्रग्स लिया नहीं है और चाहे तो कोई भी उसका ब्लड टेस्ट करा सकता है। कहीं ना कहीं जो है रिया को जब लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तब वो जो है अब सुशांत के ऊपर डाल रही है कि सुशांत ड्रग्स लेता था। बिल्कुल डिफेंसिव मोड में एक तरीके से आ गई कि हाँ मेरा ब्लड टेस्ट करा लो। वकील भी उनके ये कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करा लो, मेरी जो मुवक्किल है उन्होंने कभी भी ड्रग्स वगैरह नहीं लिया। ये सब एनसीबी का काम है, वो करेगी। समन जारी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, प्रीति सोमपुरा। इधर मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व है। चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के नए सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केविन ने ज्वाइन करने के 4 महीने के अंदर ही इस्तीफा सौंप दिया। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब को छोड़ने का मन बना लिया है। मेसी का बार्सिलोना के साथ 2021 तक का करार है। इस हिसाब से उन्हें खरीदने के लिए किसी भी क्लब को बार्सिलोना को करीब 6,138 करोड़ रुपए बतौर ट्रांसफर फीस चुकानी होगी। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिटायर्ड दरोगा ने घरेलू विवाद में अपने बेटे को गोली मार दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर दरोगा के बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद पर ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 20 संपत्तियों में से 7 पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यूपी के बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर योगी सरकार का हथौड़ा फिर चला है। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की लखनऊ में बनी 2 इमारतें देखते ही देखते जमींदोज कर दी गई। अभी तक मुख्तार अंसारी की 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि 40 करोड़ की संपत्ति पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। डॉन के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी है। और इसी सिलसिले में लखनऊ के डालीबाग इलाके में अवैध तरीके से बनाई गई 2 इमारतें गिरा दी गईं। आप कौन है? एलडीए के करीब 200 कर्मचारी 20 से ज्यादा जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। हंगामा होने के आसार थे, लिहाजा बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद रही। इसके बाद जेसीबी मशीन ने अपना काम शुरू किया। पहले घर का बाहरी हिस्सा टूटा, फिर दीवारें तोड़ी गईं और आखिरकार दोनों इमारतें एक के बाद एक जमींदोज हो गईं। खबर के मुताबिक वहां मौजूद कुछ लोगों ने एतराज जताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें संभाल लिया। कुछ ही देर में जहां मुख्तार अंसारी की 2 आलीशान इमारतें खड़ी थीं, वहां सिर्फ मलबा नजर आया। राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध प्रॉपर्टी पर चल रहे कार्रवाई के तहत आज यहां पर लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है और ठीक मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो इस पूरी प्रॉपर्टी को आज सुबह ही ढहा दिया गया। आपको बता दें कि इस बगल में ही आप अगर देख रहे हैं तो ये अफजाल अंसारी का पूरा मकान था। उसी के बगल में एक खाली प्लॉट था जिस पर यह पूरा कब्जा जो है वो इनके भाई मुख्तार अंसारी की तरफ से ये किया गया था। हालांकि 2 मकान यहाँ पर थे। ठीक मेरे सामने जो ये मकान आपको दिख रहा है ये 2 मंजिला मकान था और इसमें से आप देख रहे हैं पूरे सामान वगैरह को बाहर निकाला गया है। और ठीक मेरे दाहिनी तरफ भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी ये 1 मंजिला पूरा मकान था जिसे गिराया गया है। इस पूरे प्रॉपर्टी के बारे में कहा जा रहा था कि ठीक अफजाल का मकान बगल में होने की वजह से ये खाली प्लॉट था जिसके ऊपर ये पूरा कब्जा काफ़ी लंबे समय से था और इसका पूरा विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसके बाद आज पुलिसिया कार्रवाई हुई है। यानी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन दोनों ही प्रॉपर्टियों को ढहा दिया है।
इससे पहले मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की काली कमाई पर शिकंजा कसा जा चुका है। लखनऊ की अवैध संपत्ति को जमींदोज करने में प्रशासन का जो खर्च आया है वो मुख्तार अंसारी के बेटों से वसूला जाएगा, क्योंकि ये इमारतें उनके ही नाम थी। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी और दूसरे गैंगस्टर के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। सीएम दफ्तर ने ट्वीट किया कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया हो या कोई भी अन्य अपराधी, सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ इनके कुकृत्यों पर पूर्ण विराम लगाने को प्रतिबद्ध है। जन भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। अब तक इसकी 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 41 करोड़ की अवैध आय की प्राप्ति का मार्ग बंद किया जा चुका है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में हैं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की भी 7 संपत्तियों को प्रशासन ने सील कर दिया है। और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक उफनती नदी पर लोहे का पतला एंगल डालकर कुछ लोग अपनी बाइक निकालने की कोशिश करते देखे गए। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि वहां कई दिनों से लगातार बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। लिहाजा इन लोगों ने एक हैरत अंगेज तरकीब निकाली जो वाकई जान जोखिम में डालने जैसी है। क्योंकि देखिए कैसे रेल की पटरियों को तिरछा कर तेजी से बहती नदी के ऊपर डाला गया और उससे बाइक पार करवाने की कोशिश की गई। इस दौरान सबसे पहले बाइक सवार अपने पैर अगल बगल के लोहे के एंगल पर रखता है और धीरे धीरे बाइक बीच नदी पर ले आया। इसके बाद की तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अब आगे सिर्फ 2 एंगल बचे थे और नदी अभी भी बाकी थी, जिसे देखते हुए इन लोगों ने बाइक का अगला पहिया एक लोहे के एंगल पर रखा और उसी को पकड़ते हुए नदी पार कर ली। ठीक इसी तरह एक और बाइक सवार ने नदी पार की। दरअसल जगदलपुर और कोलेंग का रास्ता बारिश की वजह से बंद हो गया है, जिसके चलते इन लोगों को इस तरह से नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा वहां कुछ लोगों ने बाइक को लकड़ी के डंडे से बांधा और कंधे पर उठाकर जैसे तैसे इस पानी के बीच पड़ी लकड़ियों पर पैर रखकर दूसरी ओर पहुंचे। बरसात के दिनों काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कैसे बाइक को अपने कंधे पे ढो के पार कर रहे हैं। ये हालात इसलिए बने क्योंकि नक्सली इलाके कोलेंग में पुल बनाने का काम काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक केवल खंबे ही खड़े हो पाए हैं। लिहाजा बारिश के दिनों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से पुल पार करने को मजबूर हैं। इंदौर में एक शख्स तेज बारिश के बाद मोहल्ले में भरे पानी में अपनी छत से छलांग मारकर कूद गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को देखिए कैसे पिछले दिनों जब इंदौर में खूब बारिश हुई तो एक शख्स कैसे पानी पानी शहर में, ये देखिए अपनी छत से इसने सड़क पर छलांग लगाई। ये कोई नदी नहीं है, कोई झील नहीं है, ये सड़क पर भरा हुआ पानी है। और देखिए कैसे इस शख्स ने काफी ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद इंदौर, जो कि सबसे साफ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर क्या हाल हुआ है। रक्षा मंत्री ने एनसीसी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कोर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम DG NCC है। इस ऐप का मकसद कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना है। इस ऐप में कैडेट्स को ट्रेनिंग के वीडियोस, ट्रेनिंग मटेरियल और सिलेबस की पूरी जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के जिला मुख्यालय के बाहर अभिभावकों ने लॉकडाउन के दौरान फीस माफ करने की मांग की। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 2 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों से हमारी कोशिश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेड़ियों को तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। पीएम ने कहा कि दशकों से आयुध कारखानों को सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर श्रमिकों और सेना दोनों को बल मिलेगा। यह
नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है।